नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ हैं आराधना। आपका स्वागत है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी और शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी जो जुड़ने वाले हैं उनका भी रविवार का दिन है। आज आराम कर रहे होंगे, कुछ लोग काम पे भी निकले होंगे और कुछ लोग पेट्रोल बचा रहे होंगे, ये भी होगा। लेकिन सब कुछ है, बचत कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देश में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी खबरें आप तक पहुंचाना ज़रूरी है और अब इस चर्चा में हम लोग अगले 1 घंटे तक वो तमाम खबरें आप तक लेके आएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इस वक्त देश में बचत की बात हो रही है। बचत शब्द जो है वो बहुत अच्छा शब्द है और बचाना चाहिए। लेकिन आखिर सरकार अगर कहे कि पेट्रोल और डीजल की खपत आप कम कीजिए, सरकार कहे कि आप सोना चांदी कम खरीदिए, सरकार कहे अगर कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कीजिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये नरेंद्र मोदी जी से पूछा जा रहा है लगातार कि क्या सचमुच कुछ गड़बड़ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो देश छोड़ के चले गए हैं, वो आएंगे 1 सप्ताह बाद, इंतजार है उनके आने का। लोग पूछेंगे उनसे, शायद एयरपोर्ट पे लाइन लगा दें। लेकिन उससे पहले यहां जो लाइनें लगी हुई हैं उसमें बहुत कुछ है। एक तो सीएनजी की कीमत बढ़ गई है फिर से, और कहा जा रहा है कि किश्तों में अब जो जैसे आप किश्त लेने की आदत हो, आपको कर्ज चुकाने की आदत हो जाती है, जिसको ईएमआई कहते हैं, और उसी ढंग से अब ईएमआई के तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, सीएनजी की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और इस ढंग के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। और ये कहा गया था, पहले राहुल गांधी ने भी कहा था। तो एक बात तो ये होती है। दूसरी बात, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी की बात भी होती है। उसमें 2 प्रमुख रूप से, एक तो चुनाव आयोग आता है जिसके जरिए जो चुनाव करवाता है, और दूसरा जो है वो कानूनों का रखवाला होता है जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों आपने देखा कि जिस ढंग से बयान आया उसमें भी युवाओं को कहा गया कि वो परजीवी हैं, वो कॉकरोच हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, यानी सूर्यकांत ने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मतलब सफाई दी, सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने सफाई दी, क्लियर किया अपनी बातों को। लेकिन कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी सफाई है, कितना यहाँ हाथ की सफाई है, ये सब लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस पे बात हो रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब चुनाव आयोग की बात हम करते हैं तो चुनाव आयोग घिरा हुआ है। चुनाव आयोग से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत सारी याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। ईवीएम को लेकर याचिका लगी हुई है, चुनाव आयोग चुनाव में धांधली करवाता है, ये याचिका लगी हुई है। खुद चुनाव आयोग जो है वो इलीगल है, अवैध है, उसको लेकर भी है। और चुनाव आयुक्त तो बिल्कुल ही अवैध हैं, क्योंकि इस चुनाव आयुक्त को जो नियुक्त करने वाली जो संस्था है, यानी जो चयन समिति है, उसमें 2:1 का रेशियो आता है। यानी यहाँ कहीं ना कहीं जैसी सरकार चाहती है चुनाव आयुक्त बनाना, वैसे ही बना लेती है। तो ये सब कुछ है और इन सबसे रिलेटेड, सबसे संबंधित खबरें आपके सामने हम लेकर आएंगे। इसके अलावा खबर एक जो है वो नीट परीक्षा में जो धांधली हुई और वहां पेपर लीक का मामला, और पेपर लीक के बाद कई स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी और उसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें, उनसे इस्तीफा बार बार मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने बार एक नहीं, कई नीट के छात्रों से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी, उससे पहले भी वो लगातार बात करते रहे हैं इन युवाओं से, जेनजी से, और इनकी परेशानियों को समझने की राहुल गांधी कोशिश करते रहे हैं। ये आप तक हम पहुंचा चुके हैं और आप देख भी चुके होंगे। तो ये बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, और इन सब के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह आ रही है कि आंध्र प्रदेश ने कहा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि आप 1 और 2 बच्चे नहीं बल्कि अब 3 और 4 बच्चे पैदा कीजिए। 4 बच्चे अगर आपके हों तो आपको हम बोनस भी देंगे, पैसे भी देंगे। तीसरे बच्चे पे शायद कितने 30 और चौथे पे 40,000। तो देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो बच्चे पैदा कीजिए फटाफट। तो ये, और लेकिन इसके पीछे देखिए, मजाक कर रहा हूं लेकिन सीरियसनेस, यहाँ पर सीरियस बात क्या है वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। हमारी सहयोगी आएंगी अंशिता, तब हमारे तमाम सहयोगी जो न्यूज रूम में हैं सब एक एक खबर लेके आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। हम थोड़ा सा आज रविवार का दिन, थोड़ा हम भी छुट्टी मनाना चाहते थे, इसलिए तैयारी ज्यादा की नहीं है ना आराधना? है तैयारी की हो? तैयारी क्या जरूरत है, खबरें आती रहेंगी, बताते रहेंगे।
ठीक है, चलिए अब खबरों में चलते हैं। चाय पी रहे होंगे आप या कुछ खा रहे होंगे तो खाते पीते रहिए और खबरें अब सुनिए। खबरें ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अवैध है। इसको लेकर हम लोगों ने आप तक पहुंचाया था, खबरें पहुंचाई थी और जो दलीलें पेश की गई थी उन दलीलों को भी आपने सुना। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जिसमें दीपांकर दत्ता हैं और दूसरे जज जो हैं वो चंद्रा साहब, वो शर्मा जी हैं, सतीश चंद्र शर्मा, और यानी जस्टिस शर्मा और जस्टिस दत्ता, इन दोनों की बेंच में दत्ता साहब ने जैसे कहते हैं ना कि रगड़ दिया, तो उन्होंने रगड़ दिया था कि आखिर 2 लोगों को आप अपने हिसाब से रखेंगे तो तीसरा आदमी क्या करेगा, बेचारा एलओपी क्या करेगा, नेता प्रतिपक्ष क्या करेगा। जब आप 2 लोग यहां फिक्स कर ही लेंगे, मैच आपने फिक्स कर लिया, तो फिर तीसरा कुछ नहीं कर सकता। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इस पर अब सरकार की सफाई आई है, इस पे बात करें। लेकिन उससे पहले यह मामला क्या है, जरा सबसे पहले आराधना आपके पास आता हूं, फिर यश को बुलाऊंगा, यश इस मामले को और गंभीरता से समझाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये चुनाव आयोग का मामला क्या है, जरा बताइए आराधना। और सबसे बड़ी चीज यहां पर कि चुनाव ही अगर पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ना हो तो फिर तो कुछ बचता नहीं है, फिर लोकतंत्र के प्रहरी जो हैं वो खुद ही बिकाऊ कहलाएंगे। बिल्कुल राजीव जी, अगर मौजूदा हालात में देखें तो देश का लोकतंत्र, इससे लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग इतने साल से 2024 बीत गए, 25 बीत गए, 26 चल रहा है और इस पूरे दौर में हमने देखा कि चुनाव आयोग पर कितने आरोप लगे, कितने गंभीर आरोप लगे। वोट चोरी, वोटिंग में धांधली, इन सभी ये सभी आरोप विपक्ष ने चुनाव आयोग पर लगाए और चुनाव आयोग कहीं भी खुद को निष्पक्ष साबित नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ही उठ रहा है। यह नियम पहले ऐसा था कि पहले एक कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें पहले एक सत्ता पक्ष की तरफ से होते हैं, दूसरे विपक्ष के नेता होते हैं और तीसरे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कमेटी के मेंबर होते थे। ये तीन अलग अलग दिशा से, 3 अलग अलग पार्टियों से कह लीजिए आने वाले लोग, और ये मिलकर फैसला करते थे कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त बनेगा हमारे देश का, और चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से आगे कैसे ले जाएगा, ये जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो ये फैसला पहले इस तरह से होता था, लेकिन बाद में 2023 में मोदी सरकार ने ये पूरा नियम बदल दिया, कमेटी बदल दी और कमेटी के मेंबर्स में बदलाव ये किया गया कि सीजीआई को बाहर कर दिया गया और एक और केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री को इसमें जगह दे दी गई। अब जाहिर सी बात है कि जहां 2 सत्ता पक्ष के लोग हो जाएंगे, वहां क्या विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, लगातार हम कई पदों को लेकर चयन प्रक्रिया में देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष की आवाज सुनी ही नहीं जा रही। राहुल गांधी हर मुद्दे पर, उन्होंने अभी हाल में भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मैं रबर स्टैंप विपक्ष का नेता नहीं हूं। उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इन चयन प्रक्रियाओं में उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, उन्हें तथ्य नहीं दिए जा रहे पहले से कि कौन कौन लोग हैं, किनके नाम पर मोहर लगानी है। पहले उनके बारे में जब आप जानेंगे तब तो फैसला करेंगे कि क्या वो इसके लायक है, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है। कोई भी आप रिमार्क कैसे बनाएंगे जब तक आप उनके बारे में नहीं जानेंगे। तो राहुल गांधी ने इस पर बार बार सवाल उठाए हैं और जब ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया था सीईसी के तौर पर, तब भी सवाल उठे थे नियुक्ति प्रक्रिया पर, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी बताया गया था। तो इस तरह से अगर किसी का बैकग्राउंड निकलकर सामने आता है और उसके बाद उस शख्स को आप इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते हैं, और उसके बाद उन पर जब ये तमाम आरोप लगते हैं कि धांधली हो रही है, बीजेपी के एजेंट की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो आप देखिए कि इस पूरी परेशानी की जड़ कहां है, नियुक्ति प्रक्रिया। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस पर सुनवाई हुई, तब भी इस पर सवाल उठे। अभी आपने बताया कैसे जस्टिस दत्ता ने बोला कि जब आप 2 सत्ता पक्ष के लोग हो जाएंगे तो विपक्ष की आवाज कौन सुनेगा, कैसे फैसला निष्पक्ष तौर पर हो पाएगा वहां पर। तो यह पूरा मामला इसी को लेकर है कि सीजीआई को बाहर करना उस सिलेक्शन कमेटी से गलत था और सीजीआई को दोबारा शामिल किया जाए, इसकी मांग उठ रही है। लेकिन फिलहाल जब केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा गया तो सरकार का जवाब भी बहुत, कह लीजिए, तर्कसंगत नहीं दिखाई देता। मतलब समझते हैं कि क्या मांगा गया जवाब। जरा यश को बुलाना चाहता हूं, कहां गए यश, और जरा आइए और जरा आपसे समझूं कि आखिर सीजीआई के मामले को उठाने से पहले यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो वैध है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है क्योंकि 3 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके 2 साथी, ये दोनों हैं। और ये नियम जो है उस समय लाया गया जब संसद से लगभग 150 सांसदों को बाहर कर दिया गया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उस समय ये नियम बदला गया। अब जब सरकार घिरी हुई है वहाँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जजों की बेंच सरकार से पूछ रही है कि ये तो बढ़िया है, फिक्स मैच खेल रहे हो आप लोग और अपने
हिसाब से आप वहाँ पे बना लोगे अपना चुनाव आयुक्त और चुनाव करवाओगे। हो तो यही रहा है, लेकिन अब हलफनामा क्या है, सरकार ने इस पे जवाब क्या दिया है? धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी, जो हलफनामा दाखिल हुआ है उसको लेकर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन एक बात जो साफ नजर आ रही है इस हलफनामे को पढ़कर वो ये है कि जब अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट इस हलफनामे पर चर्चा करेगा तो मोदी सरकार की शामत आना बिल्कुल एक तरह से कंफर्म नजर आ रहा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है केंद्र सरकार ने, उसमें इसका यह कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने सीजीआई को इस पैनल से क्यों हटाया है। इस पर केंद्र सरकार क्या दलील दे रहा है कि ये कोई बाध्यता नहीं है, ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है हमारे ऊपर कि हम इस पैनल में सीजीआई को शामिल रखें ही रखें। ये हमारा फैसला है, स्वतंत्र फैसला है कि हम इसमें किसको रखते हैं। पिछली सुनवाई में क्या हुआ था? पिछली सुनवाई में यही तो कहा गया था कि ये तो दिखावटी आप पैनल बनाकर रखे हुए कि इसमें स्वतंत्र पैनल, इसमें एलओपी भी शामिल है। जब 2:1 से ही फैसला होना है, जब आप इसमें प्रधानमंत्री के साथ एक केंद्रीय मंत्री को भी शामिल कर रहे हैं तो 2:1 से ही फैसला आना है। यानी मंत्री अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ थोड़ी ना जाकर कोई फैसला सुनाएगा, यानी तो फैसला तो फिर एक तरफा आना है। यानी आपने एक तरह से पूरी ऐसी व्यवस्था बना ली है संसद का हवाला देते हुए और ये कहते हुए कि ये तो हमारा अपना निजी हमारा फैसला है कि हम स्वतंत्र रूप से इसमें फैसला लेंगे कि सीजीआई इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसा करके आप अपने मुताबिक अपने पसंद के शख्स को आप बिठाएंगे और उसको बिठा के आप क्या करेंगे? वही चीज़ है जिसका आरोप विपक्ष लगाता आ रहा है कि आप अपने मुताबिक अपने व्यक्ति को नियुक्त करेंगे बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयुक्त जो उनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होते हैं, और जो आरोप लगते आ रहे हैं वो इसी के लिए तो लग रहे हैं कि एलओपी को स्वतंत्र रूप से चयन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। उसका जो वोट होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से खारिज ही है, अमान्य ही है, क्योंकि 2:1 से फैसला हो रहा है। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि सरकार संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी में जज या चीफ जस्टिस का होना जरूरी है। यह दलील है। नेताओं को चुनने का हक संसद का है, यह भी कह रहा है जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि सरकार का ये तर्क दे रही है कि कानून बनाना संसद का काम है। संसद ने तय किया है कि कमेटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, यानी खुलकर आ गई है अब केंद्र सरकार ये बताने के लिए कि भाई हम ही चुनेंगे कि और हम ही कानून बनाएंगे। ठीक है सर, वो उस दिन कोर्ट ने ये कहा भी है कि सरकार कानून बनाना आपका काम है, लेकिन कानून उस ढंग से बनाइए और कानून की रक्षा करना हमारा काम है, यानी उसकी व्याख्या करना हमारा काम है, उसने कहा है। और जब व्याख्या करना हमारा काम है तो हम इस कानून जो आपने बनाया है उसको वापस भेज सकते हैं संसद को और कि आप इसमें किसी को रखिए। और यहाँ पर इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि यहाँ पर आप किसी जज को रखिए या आप किसी सीजीआई को रखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखिए, ये नहीं कहा गया है। वहाँ ये भले डिमांड है लेकिन ये कहा नहीं गया है। ये प्रोएक्टिव है, ये सरकार प्रोएक्टिव है, हलफनामे में दिखाई दे रही है कि वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें ना हो, ऐसा कोई कानून नहीं है। सरकार ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन साफ साफ कहा था कि निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, स्वतंत्र होना ही नहीं, स्वतंत्र। आप कह रहे हैं मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र संस्था हूं, स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। आप मूल रूप से आपका काम है चुनाव करवाना। क्या आप चुनाव करवा रहे हैं ढंग से? क्या आप निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा रहे हैं? क्या आपने चुनाव जितने करवाए हैं उसमें धांधली नहीं हुई है? ये हालांकि ये सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन वहां जो एडवोकेट्स हैं उनका सेंटेंस है ये कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कितनी धांधली आपने की। आपने 91 लाख लोगों के नाम काट दिए, 50 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए। ये 50 लाख आपके थे, 91 लाख जो थे वो उनके थे, टीएमसी के थे। जीत गए आप। ऐसे तो हर राज्य में जीतेंगे, 29 के 29 राज्य जीतेंगे, बाकी जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है वो भी जीतेंगे। टोटल 7 हैं, लेकिन 3 में चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ आप जीतेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आती है कि क्या आप पूरा का पूरा यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि कुआं पूरा का पूरा कुआं जो है उसी में भांग डला हुआ है, यानी सब नशे में झूम रहे हैं, वही है। और इसमें खैर आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। और इसमें साफ साफ यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया था कि सीजेआई को रखने की हम डिमांड कर रहे हैं। एक तीसरा बंदा होना चाहिए जो निष्पक्ष दिखे, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया कि सीबीआई की जो नियुक्ति, सीबीआई के डायरेक्टर की जो नियुक्ति हुई जिसमें सीजेआई हैं, वो भले अब यह है कि सीजेआई भले हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की तरफ उनका झुकाव रहता हो, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति है।
वो नरेंद्र मोदी का व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 300 चलिए सांसद में 300 सांसद एक सत्ता पक्ष की तरफ हैं, 300 सांसदों में से 25 सांसद ऐसे होंगे जो नरेंद्र मोदी के अपने होंगे, मतलब नरेंद्र मोदी नाम नहीं, प्रधानमंत्री के अपने होंगे। तो उनमें से किसी एक को अगर चुन के ले आते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया साहब यानी वेंकट रमनी साहब, आप ये बताएं, आर वेंकट रमनी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आप ये बताइए कि एक ने नेता प्रतिपक्ष ने चुन लिया आराधना जी को, आपने चुन लिया मुझको, है ना, और ये तीसरा जो बंदा है वो किसको चुनेगा? जो मोदी का आदमी है जी, वो मुझको चुनेगा क्योंकि मैं मोदी का आदमी हूं, है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि आप ऐसे बंदे को वहां रखिए जो कम से कम निष्पक्ष दिखे। तो तीसरा आदमी निष्पक्ष तब दिखेगा जब तीसरा आदमी अलग हो, तीसरा आदमी उसी कैबिनेट का ना हो। आपने उसी कैबिनेट से बुला रखा है, यह दिक्कत है। लेकिन हलफनामे में क्या, आगे बताइए। राजीव जी, इस हलफनामे में केंद्र सरकार रक्षात्मक मुद्रा में भी नजर आ रही है और उसकी दलीलें आप देखिए आगे क्या है। कह रही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जज के ना होने से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा, तो यह गलत है। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करेंगे या नहीं, उनके काम पर निर्भर करता है, ना कि इस बात पर कि जज होंगे कि नहीं होंगे। इसमें तो सीधी सीधी साफ साफ बात जो है, जो लूप होल है, वो इसी हलफनामे में ये जो स्टेटमेंट है केंद्र सरकार का, ये बहुत ध्यान देने वाला है कि फिर से पढ़िए। जो लोग कह रहे हैं कि जज के ना होने से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा, वो गलत है। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करेंगे, चुनाव आयुक्त ईमानदारी से काम करेंगे या नहीं, ये उनके काम पर निर्भर करता है, इस पर नहीं कि उनको किसने चुना। अरे जब तुम्हारे दो लोग मिलकर चुन रहे हैं और इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है, तो फिर इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि चुनाव आयुक्त ईमानदारी से काम करेंगे या नहीं, कि किसने चुना है? वो तो उनके काम पर निर्भर करता है, उनकी ईमानदारी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उनको न्यायपालिका के किसी व्यक्ति ने चुना है कि नहीं। यहां तो बात यही है ना राजीव जी, कि एक केंद्र सरकार का आदमी, एक विपक्ष का आदमी, विपक्ष का नेता और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, तो उधर कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति तो हो जो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए, या तो इधर का फैसला ले या उधर का फैसला ले। ये नहीं होता दिख रहा है। तो यहां पर सीधा सीधा लूप होल ये नजर आ रहा है। आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आपको दोनों केंद्र सरकार के लोगों ने ही तो चुना है, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ईमानदारी से जो काम, ईमानदारी की आप बात करते हैं, तो यहीं पे ये लूप होल नजर आ रहा है। यहाँ पे आराधना, यहाँ पे वो डिफेंसिव मोड में दिखाई देती है सरकार, साफ साफ सरकार को ये डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर तीसरे आदमी के रूप में ये रिकमेंड, क्योंकि देखिए कानून बनाने का काम संसद का है, कानून बनाने का काम न्यायालय का नहीं है, न्यायपालिका का नहीं है। तो न्यायपालिका क्या करेगी, यानी अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को भेजेगा संसद को, ये रिकमेंड करते हुए कि संसद इसमें से जो तीसरा बंदा है, जो प्रधानमंत्री जिसको अपने बंदे को यानी नरेंद्र मोदी अपने साथी अमित शाह को बैठा लेते हैं हर उसमें, अमित शाह को ना बैठाएं, यहां तीसरा किसी को बैठाएं। ये लेकिन ये मंत्रिमंडल का नहीं होना चाहिए, इनका नहीं होना चाहिए, इस ढंग की बातें आएंगी, रिकमेंडेशंस आएंगे। और इसलिए उससे बचने के लिए पहले से, और ये एक डर है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार जो है हलफनामा पेश करती है। आज रविवार का दिन है, हलफनामा कल परसों में इस पर और सुनवाई होगी और लगातार मैराथन सुनवाई हुई। अभी शुक्रवार को, थर्सडे को या शुक्रवार को, फ्राइडे को सुनवाई हुई थी, जिसको हम लोगों ने लगातार दिखाया भी था। उस पर हम लोगों ने एक एक जो जिरह वहाँ दलीलें पेश की गई थी उसको हमने दिखाया था। तो इसीलिए अब यहाँ पर एक डिफेंसिव मोड दिखाई देता है, और जब ये होगा तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यानी यहाँ पर बात पूछी ये भी आएगी कि जो वोट चोरी की बात है, जो आपने हरियाणा में वोट चोरी की, जो आपने महाराष्ट्र में वोट चोरी की, जो आपने बिहार में वोट चोरी कर आप चुनाव जीते, जो आप वोट चोरी कर अब पश्चिम बंगाल में जीते हैं, और वही वोट चोरी करने की गुंजाइश आप वहाँ तमिलनाडु में भी बना रहे थे। तमिलनाडु में भी 1 लाख वोटर्स काटे गए हैं स्टालिन के एरिया से, 1 लाख वोटर्स। ये था कि तमिलनाडु में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी, वरना यहाँ पर इनकी सरकार थोड़ी आती, विजय की सरकार थोड़ी आती, वहाँ पर तो बीजेपी के बल्ले बल्ले होते। बीजेपी को ऐसे भी अपना दरवाज़ा खोलना है, दक्षिण का दरवाज़ा। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या अब यहाँ से चुनाव आयोग जो है वो बुरी तरह, चुनाव आयोग नहीं, सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पहली बार मैं देखा, इतने साल से मैं कवर कर रहा हूँ इसको, सुप्रीम कोर्ट को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खड़े नहीं होते थे। उस दिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खड़े हुए, तुषार मेहता उनके नीचे हैं, वो नहीं आए। तो ये समझ में आ रहा था कि ये मामला कितना गंभीर हो चुका है और किस ढंग से यहाँ सरकार घिरी हुई है, फंसी हुई है।
आगे क्या लगता है आपको? राजीव जी, जैसे देखिए हलफनामा साफ बता रहा है कि सरकार को भी पता है कि अब बचने का रास्ता नहीं है, तो अब जितने दांव पेच है सारे लगा दो, कैसे भी बस इस पूरे मामले को खत्म करो, क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ा तो सरकार को भी हार का डर दिखाई दे रहा है। ये उसको भी पता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद को ये मामला भेज दे कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, इस पर दोबारा देखा जाए कि क्या किया जा सकता है, कैसे इस कानून को दोबारा पुनर्गठित किया जा सकता है। तो इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। वो डर साफ तब दिखाई देता है जब अभी हमारे सहयोगी यश ने भी बताया कि जो एक लाइन है कि चुनाव आयुक्त तो कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि उन्हें चुना किसने है, बल्कि उनके काम पर निर्भर करता है। लेकिन ये तर्क आप कैसे दौर में दे रहे हैं जब चुनाव आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल उठाने वाले ना सिर्फ विपक्षी नेता हैं बल्कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे लोगों ने भी उठाए हैं। उन्होंने भी नसीहत दी है कि चुनाव आयोग को केवल निष्पक्षता से काम नहीं करना है बल्कि उसकी निष्पक्षता दिखाई भी देनी चाहिए। बिल्कुल, दो लोगों का नाम तो मुझे तत्काल याद आ रहा है, एक एसवाई कुरैशी, दूसरे ओपी रावत। ये दोनों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, और दोनों ने गंभीरता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बातें रखी हैं, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे। मनोज कुमार झा ने भी एक आर्टिकल लिखा इसी पे। मनोज कुमार झा बहुत मुखर रहते हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने भी लिखा। तो ये साफ समझ में आ रहा है, जो आप बात कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जरा आपसे और समझना चाहता हूँ, इस हलफनामे में और क्या है कि मूल रूप से यही है? मूल रूप से तो यही रहा। एक लुब्बो लोआब की हम बात करें तो यही था, लेकिन अगर हम विस्तृत रूप से जो केंद्र सरकार ने कहा है उसको अगर हम देखें राजीव जी, तो चुनाव समिति में न्यायपालिका के किसी सदस्य और खासतौर पे ब्रैकेट में जैसे चीफ जस्टिस को शामिल करना संसद का विधायी फैसला तो हो सकता है, ये कहना है केंद्र सरकार के, विधायी फैसला तो हो सकता है, लेकिन ये कोई संवैधानिक मजबूरी बिल्कुल नहीं है। यानी हम इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है कि हम इसमें न्यायपालिका के किसी व्यक्ति को शामिल करें। पहली चीज़ तो ये कही है केंद्र सरकार ने। हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। किसको करें शामिल? ये नहीं, अमित शाह को रखें फिर? बिल्कुल, आप मोदी और शाह रहें बस, यानी केंद्र किसी और केंद्रीय मंत्री को रख लीजिए, फिर आप हैं तो आप ही के वो। हाँ, वो आप कानून मंत्री को रखेंगे, फिर भी वो भी तो आप ही का आदमी है। जी, बिल्कुल। आप मंत्रिमंडल के, हालांकि वहां पे वही लिखा हुआ, अमित शाह नहीं लिखा हुआ है, गृह मंत्री नहीं लिखा हुआ है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है मंत्रिमंडल का कोई अन्य सदस्य। मंत्रिमंडल का अन्य सदस्य में अमित शाह से बेहतर नरेंद्र मोदी के लिए और कौन हो सकता है? तो चलो भाई टाइप से, मोटा भाई, छोटा भाई, सब चलेगा। तो इसीलिए यहाँ वो बातें होती हैं ना। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि मंत्रिमंडल से बाहर दूसरा है कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता या वहां से रिलेटेड कोई भी रहेगा अगर, तो वो उनका ही होगा। या आप मंत्रिमंडल के बाहर का भी लेकिन बीजेपी के अंदर से लेके आएंगे। कोई चयन समिति ऐसी होती नहीं है जहां पे दो लोग जो हैं, 3 लोगों की जूरी है जिसमें से 2 लोग अपने हैं। ये दोनों तो हमारा है भाई, तो 2:1 ही रहेगा। आप फिर काहे का चयन समिति बना रहे? राहुल गांधी ने वही लिखा ना कि चयन समिति की जरूरत क्या है। यहां तक कि जजेस की बेंच भी ऑड नंबर्स में बनाई जाती है ताकि फैसला टाई अप ना हो, एक पक्षीय ना हो जाए। यहां भी 3 मेंबर्स इसीलिए रखे गए हैं इस कमेटी में ताकि फैसला ना तो टाई अप हो और ना ही एक तरफा हो। लेकिन जब कमेटी के मेंबर्स ही बदल दिए जाएंगे तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि निष्पक्षता से फैसला किया जा रहा है? 2 पक्ष एक ही तरफ से आ रहे हैं तो उनके फैसले एक कैसे नहीं होंगे? अभी सरकार भले ही कह रही है कि हम बाध्य नहीं है, एक तरह से वो है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट को ही बता रहे हो कि हम बाध्य नहीं है और हमने जो फैसला किया है अपने अधिकारों के तहत किया है, तो आप हमें इस पर नहीं, हमें इस फैसले को बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। एक तरह से ये बता रही है केंद्र सरकार कोर्ट में। इससे मुझे याद आता है राजीव जी, अभी सुप्रीम कोर्ट केंद्र की शक्तियों में हस्तक्षेप कर रहा है, ये बहस भी इससे पहले छिड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है अभी जिस तरह सरकार खुद को बचाने के लिए उतरी हुई है मैदान में, जिस तरह के तर्क उसकी तरफ से दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच दोबारा एक टकराव वाला माहौल बन जाए, जो हमने अभी देखा था जब राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इन्हें भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। उस तरह से जब उस मामले में हमने देखा था कि किस तरह केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच ही शक्तियों के विभाजन को लेकर टकराव का माहौल बन गया था। तो अभी इस मामले पर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर इसी तरह सुनवाई चलती रही, अगर कोर्ट ने थोड़ा और सख्त रुख अपनाया, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में भी एक टकराव जैसा माहौल बनता हमें दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, हो सकता है कि ऐसा माहौल दिखाई दे, लेकिन ये टकराव उस दिन बनता हुआ ऑलरेडी दिखाई दिया। आपको बता रहा हूं, जिस दिन बात ये बहस हो रही थी, दलीलें पेश की जा रही थी, यश अभी 4 दिन पहले, और यही सीईसी की चयन समिति के ऊपर जो याचिका है जिस पे हम लोग भी बात कर रहे हैं, जिस पे हलफनामा है, वहाँ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया साहब ने कहा, आर वेंकट रमनी ने कहा कि
संसद की तरह बहस सुन के अच्छा लगा, जैसे सांसद तो उन्होंने कहा, टोका दोनों जजों ने कि ये संसद नहीं है, ये न्यायपालिका है और यहाँ लक्ष्मण रेखा है, यहाँ पर हमारी सीमा है, उस सीमा के अंदर और कानून, तर्कों, दलीलों से ही हम यहाँ बात करते हैं, ये संसद नहीं है। और अगर आप संसद इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सॉरी टू से ये नहीं है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने एक महत्वपूर्ण कही कि कानून बनाने का काम संसद का है, नो डाउट, लेकिन कानून की रखवाली करने का काम हमारा है, उसका रखवाला हम हैं। और अगर कानून आप गलत बनाए हैं तो उसकी व्याख्या करना और इसको वापस आप फिर से संसद में भेजना। कानून तो आप बनाओगे, कानून हम नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून की रखवाली हम करेंगे और इसीलिए इसको हो सकता है कि हम वापस भेजें। ये दिख रहा है, इसलिए हलफनामा दिया गया है और इसमें बार बार, उस दिन भी रिटर्न जो स्टेटमेंट था वही पढ़ा पहले शुरुआत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद उन्होंने, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ यहाँ सरकार बहुत दबी हुई, बहुत झुकी हुई नहीं, लेकिन दबी हुई तो जरूर नजर आती है और इसमें दबाव में है, प्रेशर में है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रेशर और भी दिखाई देता है, वो प्रेशर है डिलिमिटेशन का। अब सरकार यहां पर एक चालाकी कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूं, दो तीन बातें यहां पर आप लोगों के सामने बहुत खुल के रखना जरूरी है। देखिए, सबसे चुनावों की चोरी में, चुनाव की चोरी सीधे कह रहा हूं मैं, वोट चोरी कहें, चुनाव में धांधली कहें, चुनाव की चोरी कहें, जो भी कहें, जिस ढंग से 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार हुई, यह हार ही है, क्योंकि 240 सीटें आई थी, 272 सीटें नहीं आई थी। उसके बाद वो सरकार जो बनाई है, मोदी की सरकार बनी है, वो बैसाखियों के सहारे बनी है। बैसाखियां जो हैं वो दो हैं, एक चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे नीतीश कुमार हैं। ये दो मुख्य रूप से हैं। उसके अलावा फिर उधर शिंदे साहब हैं और भी दूसरे हैं, यानी शिंदे गुट, जो शिवसेना शिंदे गुट और बाकी। लेकिन चलिए, मैं यहाँ पर दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे चुनावों में चोरी हो रही है। पहली बात ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ। दूसरी बात, जब आप पोलिंग करवा रहे हैं तो अपने लोगों को, अपने अगर कमल के निशान पे ही वोट डलवाना है तो कमल के निशान पे ही वोट जाए। कई बार ऐसा हुआ कि आप वोट कहीं भी डालते हैं, आप हाथ छाप, कमल हाथ पे डालते हैं, दबाते हैं बटन, या आप दबाते हैं हाथी पे या साइकिल पे या कोई भी किसी भी निशान पे, वो पर्ची जो है वो गिरता है, कमल की ही आती पर्ची। तो इसका मतलब है, और कई जगह वो पर्ची दिखती भी नहीं है, मतलब है कि उसके साथ सेटिंग। तो पहला नंबर ये। दूसरा नंबर फॉर्म 17C, जहां पे आप धांधली कर रहे हैं। तीसरा नंबर काउंटिंग के वक्त धांधली, काउंटिंग धीरे करवा दिए, लाइट चली गई, और उससे पहले जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ये ईवीएम रखे हुए हैं, वहां ईवीएम में ही हेरा फेरी, ईवीएम बदल डाले, सीसीटीवी बंद, ये सब। और उसके बाद चौथी चीज क्या, अब क्या आया, एसआईआर में क्या कि हम उनके वोटर्स जो हैं, हमारा अपोजिट पार्टी हमारी जो है, यानी अपोजिशन के वोटर्स को ही डिलीट कर दो, उनके नाम हटा दो। और ये काम, इसकी शुरुआत होती है बिहार से। बम्पर जीतती है बिहार में बीजेपी, जो कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा था। हम लोग तो बिहार घूम के आए थे, पूरा अच्छी तरह से हम लोगों ने वहाँ पे रिपोर्टिंग की थी, आपने भी देखा था। तो एक तो ये। तीसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट जो एसआईआर है, आप देखिए, गिनते चलिए कहाँ कहाँ धांधली है। और एक चौथी, जो आखिरी धांधली जो होने वाली है, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलूंगा और इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चौथी बात जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, एसआईआर में किस ढंग से उसके बाद बंगाल को जीता। और लेकिन एसआईआर के बाद अब ये पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ये सुप्रीम कोर्ट में अपना इलेक्शन कमिश्नर खड़ा करना। अपना इलेक्शन कमिश्नर, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपका अपना है, तो ये सारा काम करवाएगा। और ये यहां पर इसीलिए ये याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर दलीलें दी जा रही हैं, हलफनामा जो हमारे साथी यश बता रहे हैं। अब यहां इसके आगे क्या होता है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम चुनाव था इस बार। आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। असम का चुनाव पायलट प्रोजेक्ट था, वहां डिलिमिटेशन किया गया। डिलिमिटेशन में यह हुआ कि जितने मुस्लिम इलाके हैं उनके वोटर्स को इकट्ठा, मतलब एक मुस्लिम इलाका का अलग विधानसभा बना दीजिए, अलग अलग विधानसभाएं बना दी गई।
अब मुसलमान अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, ये दो तरह से वहां पर डिवीजन किया गया। और अब सरकार यही देश भर में करना चाहती है, देश भर में सरकार ये चाहती है कि डिलिमिटेशन के जरिए, और जहां जहां हिंदू बहुल एरिया है उसको, क्योंकि हिंदुओं का एक बड़ा चंक बीजेपी को वोट देता है और उसमें भी जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा देता है, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए पैसे बांट देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि महिलाएं जो हैं पैसे के ऊपर, पैसे के लालच में करती हैं, वोट दे देती हैं, लेकिन बहुत हद तक, चाहे पुरुष हो या महिला हो, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, जो कहते थे दिलीप सिंह जुदेव साहब, आज इस दुनिया में नहीं है, छत्तीसगढ़ के थे, राजा साहब थे, और वो अगर रहते और ये कांड नहीं हुआ रहता, क्योंकि नोट लेते हुए वोट के बदले, सवालों के बदले नोट ले रहे थे और उसमें फंस गए थे बेचारे, और उन्होंने पैसा लेते समय यही शेर बोला था कि पैसा खुदा तो नहीं, रुपया पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो ये जो पैसा है, ये पैसा बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए अब यहां से जो डिलिमिटेशन का मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। अब दो बातें यहां इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। एक बात यहां इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा अपना इलेक्शन कमीशन हो, यानी इलेक्शन कमिश्नर हमारा अपना हो, जैसे चाहे वैसे करे। और उसका एक उदाहरण और भी है, पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बीता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव बीतते बीतते जिस दिन वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है, सुब्रत गुप्ता शुभेंदु अधिकारी के अपने सलाहकार नियुक्त होते हैं। वो सुब्रत गुप्ता कौन है? वो इलेक्शन कमीशन के मुख्य ऑब्जर्वर के रूप में गए थे। जो चुनाव करवाने वाला, जिसका काम ऑब्जर्वर का है, जो इस पर पूरी निगरानी रखता है, निगाहें रखता है, वो उसको तुरंत अपना सलाहकार बनाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला। दूसरी बात और भी इंपॉर्टेंट, जिसने चुनाव करवाया, यानी वहां का चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो 19 विधायक जो जीत के आए हैं के लिए कि देखो इनको तो सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं, ये एक खराब स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो बहुत कुछ इस ढंग से यहाँ पर पैदा जो परिस्थितियां हैं वो ये दिखाती हैं, बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर है, गड़बड़ है, और इस मामले पर चुनौती बहुत ज्यादा यहाँ पर विपक्ष के सामने आ जाती है। इन चुनौतियों का विपक्ष कैसे सामना करे, ये विपक्ष के सामने है। लेकिन जब अब यहाँ से आगे क्या होता है, मैं ये डिलिमिटेशन और बच्चे की बात और जनसंख्या की बात क्यों कर रहा हूं? अभी सुबह सुबह खबर मिली कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दो नहीं बल्कि पहले तो हम दो हमारे दो का नारा चलता था अपने देश में, अब जो है वो अब हम दो और हमारे चार का नारा बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं सरकारें। और उसमें सबसे पहले ये बीजेपी समर्थित सरकार जो आंध्र प्रदेश में है वही इसके लिए पैसे भी दे रही है। जरा क्या कुछ है जरा बुलाना चाहता हूं मैं हमारी सहयोगी अंशिता।
जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये हम दो हमारे चार कहाँ से आ गया, उसमें कितने कितने पैसे वैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उत्तर भारत से भेजा जाए लोगों को? जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि खुद मोदी के सहयोगी अब डर गए हैं कि अगर ये जनसंख्या घटी रही तो परिसीमन हो जाएगा और परिसीमन में आंध्र प्रदेश की सीटें घटेंगी, जिससे चंद्रबाबू नायडू की जो राजनीति है जिस पर आधारित है उस पर असर पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने अब ये बताया है कि बच्चे जो है बोझ नहीं है, वो संपत्ति हैं। और इस योजना के तहत वो लेकर आ रहे हैं कि पहले जैसे आपने बताया कि 2 बच्चों पर, एक बच्चा होने पर 25,000 दिया जा रहा था, और अब उसे बढ़ाकर 3 बच्चे होने पर, तीसरा बच्चा अगर होता है तो 30,000 दिया जाएगा, और अगर 4 बच्चे होते हैं तो 40,000 रकम दी जाएगी। होंगे तो 50, 6 होंगे तो 60, ऐसे बिल्कुल हो भी सकता है, आगे हो सकता है ये योजना भी ले आए चंद्रबाबू नायडू। लेकिन ये बात साफ है कि अब मोदी के सहयोगी ही उनकी नीतियों से डरे हुए हैं, जैसा कि हम लगातार कहते भी हैं, डीवी लाइव के माध्यम से लगातार बताया जाता है कि कैसे बीजेपी जो है वो अपने सहयोगियों के सहारे पहले राज्यों में घुसती है और फिर उन्हें ही कमजोर करके खुद आ जाती है। तो ये डर अब उनके सहयोगियों में दिख रहा है। और छोड़ दें चंद्रबाबू, क्यों साथ में हैं, छोड़ दें, सरकार गिर जाएगी मोदी की। जिस तरह से अभी जो ये नीति उन्होंने चलाई है, एक तरह से परिसीमन के को काट ही निकाली है उन्होंने, ये तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो छोड़ भी सकते हैं। ऐसा लग ही रहा है कि उधर नीतीश पर इस नीति पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी नीति है, तीसरा बच्चा 30,000 रुपए, चौथा बच्चा 40,000 रुपए? जी बिल्कुल, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें, दक्षिण हम बात करें, आप अभी बात ही कर रहे थे जिस तरह से कि पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक वही लोग थे, और नतीजा इसका ये हुआ कि वहां की जो है जनसंख्या नहीं बढ़ी और उत्तर भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और उस हिसाब से अगर हम आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे ऐसे हालात वहां पैदा हो गए हैं कि 60 वर्ष से ज्यादा, लगभग जो ज्यादा आबादी है वो 60 वर्ष के लोगों की होती जा रही है। और इसलिए इंजीनियर्स हैं या जो भी युवाओं की वहां पर कमी है, तो नौकरियों में दिक्कतें आएंगी। और इसीलिए वहां के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाना अब जरूरी है, क्योंकि बुजुर्ग बढ़ते चले जाएंगे तो राज्य वैसे ही पीछे हो जाएगा। ये तो फिर तमिलनाडु में भी होगा, बाकी दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। मोदी के सहयोगी ने शुरू कर दिया है तो तमिलनाडु या दूसरे राज्य तो पहले ही इसका विरोध करते आ रहे हैं परिसीमन। बिल्कुल, जो डिलिमिटेशन की बात मैं कर रहा था दोस्तों, ये वही है, ये कहानी वही है जिसको लेकर आने वाले समय में आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक पायलट प्रोजेक्ट असम में चला चुके हैं, डिलिमिटेशन कर चुके हैं, और वहां पर उन्होंने दूसरे ढंग से किया। यानी उनके जो सहयोगी हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या किया, यहां पर हिंदुओं और मुसलमानों में बांट दिया वहां की विधानसभाओं को। अब यहां पर असम से अगर दक्षिण की तरफ आप जाते हैं तो दक्षिण में हिंदू मुसलमान का मामला तो चलेगा नहीं, लेकिन वहां पर जनसंख्या कम है और लगातार, और अगर आज की तारीख में देखा जाए तो वहां की सीटें कम हो जाती हैं, बढ़ती नहीं है। अगर 39 सीट्स तमिलनाडु में हैं विधानसभा की, तो ये 39 सीट्स जो हैं वो घट के 30 सीटों पे आ जाएंगी, 32 सीटों पे आ जाएंगी। तो हर जगह, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, वो कर्नाटक हो, या वो पुदुचेरी हो, या वो आंध्र प्रदेश है, या वो तेलंगाना है, इन राज्यों में चूंकि थोड़ा जागरूक लोगों की संख्या वहां ज्यादा है, पढ़े लिखे जागरूक लोग। हाँ, हमारे उत्तर भारत में पढ़े लिखे मूर्ख लोग रहते हैं ज्यादातर, मैं माफी चाहूंगा लेकिन कहना पड़ता है कि मूर्खता की भी हद होती है। बिल्कुल पेट में दाना नहीं, लेकिन फिर भी अब क्या बोलूं, ऑन एयर ठीक नहीं लगता कहना, नहीं कहूंगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन बात यहां यही हो जाती है दोस्तों कि दक्षिण भारत के लोग इतने जागरूक निकले कि अब उन्हीं को, ये उनकी मजबूरी तो थी नहीं कि अगर देश में जनसंख्या नीति पर और को कायम लागू किया गया, हम दो हमारे दो का नारा बुलंद किया गया, 2 या 1 बच्चे से ज्यादा पैदा मत कीजिए ये कहा गया, और उसके बाद अगर वो लोग जागरूकता में देश के लिए उन लोगों ने काम किया, तो अब कहा जा रहा है कि चूंकि आपने तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो गलती कर दी थी कि हमारा या और हम ही को ये भस्मासुर बन गए, हम ही को खाने लगे आप। बिल्कुल इसी तरह की बात निकल कर आ रही है कि पहले सबसे ज्यादा हमारी जागरूकता का फायदा उठाया गया और उसके बाद आज वही हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है, और इसीलिए अब वहां पर जनसंख्या पर काम किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश की तरफ से अब स्कीम, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि भले ही पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं होता, और वही बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो उसी नीति का इस्तेमाल यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने किया है कि ऐसे नहीं मानेंगे तो लोग, जब पैसा मिलेगा
होगा, चौथा बच्चा आएगा तो भरण पोषण 40,000 रुपए हुए। और इसके अलावा और भी नीतियां लाने की बात चल रही है कि हो सकता है कि 18 वर्ष तक शिक्षा मुफ्त की जाए। इस तरह की योजनाएं अभी चर्चा में है, आगे आने टाइम पर भरण पोषण दिया जाएगा। जी लेकिन ये तो है आराधना, जरा समझना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि सरकार तो है इनकी नरेंद्र मोदी की सरकार, एक बैसाखी है वो भाई, और अगर वो हाँ, बिल्कुल बहुत अहम बैसाखी। और अगर इस तरह से हम देखें, एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, यानी जहां नरेंद्र मोदी की सरकार को चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की जरूरत थी परिसीमन के मामले पर भी, भले ही वहां संसद में खुलकर इनकी तरफ से ये ना कहा गया हो, लेकिन उनका ये जो ऐलान है वो बताता है कि वो भी मोदी सरकार के इस फैसले के पक्ष में नहीं है। सरकार भले परिसीमन को लागू करना चाहती है और हो सकता है कि संसद में मजबूरन उन्हें इसका समर्थन करना पड़े, लेकिन वो जिस तरह से राज्य में अपनी नीतियां लागू कर रहे हैं उससे साफ है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। उन्हें भी वो खतरा दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार करना क्या चाह रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने राजीव जी कहा था कि जैसे उत्तर भारत में एसआईआर के जरिए किस तरह धांधली की कोशिश की गई, कैसे नतीजों को पलटा गया, एक ये तस्वीर निकलकर सामने आई। दक्षिणी राज्यों में भी ये कोशिश की गई, तमिलनाडु में भी 1 लाख वोट काटे गए, वहां भी एसआईआर कराया गया। स्टालिन के क्षेत्र से 1 लाख वोट, 1 करोड़, 1 लाख तो सिर्फ स्टालिन जी, 1 करोड़ वोटर वहां से भी वहां की लिस्ट से भी हटाए गए। तो वो जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं तमिलनाडु में बीजेपी का वो प्लान फेल हो गया उस तरह से, क्योंकि वहां तो वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। तो अब वो खुद को इस तरह से विस्तारित करने के लिए क्या नीति अपना सकती है, दक्षिण भारत के लिए परिसीमन लेकर आ गई है कि परिसीमन से पूरे देश का जो एक स्ट्रक्चर है लोकसभा सीटों का, वो ही बदल जाएगा। यानी एक पूरे देश पर अपना दबदबा कायम करने के लिए बीजेपी अब ये परिसीमन की नीति ला रही है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो मुझे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी सहयोगी पार्टी टीडीपी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि टीडीपी ने एक रास्ता दे दिया है बाकी राज्यों को भी कि आप इस तरह से अपने राज्य में आप इस तरह से लोगों को लेवरेज दीजिए, कैश इंसेंटिव्स का ऐलान करिए और लोग उस तरह पॉपुलेशन बढ़ाए, ताकि अगर मोदी सरकार उस तरह की नीति लागू भी करती है तो हम उसको टैकल करने के लिए खड़े रहे। हमने देखा कि किस तरह दक्षिण के राज्य ज्यादातर केंद्र से टकराव दिखाई देता रहा है उनका तमाम मुद्दों को लेकर, और अब परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है, इस पर भी दक्षिणी राज्यों और केंद्र में टकराव बढ़ेगा। अभी जब संसद में बहस छिड़ी उस दौरान भी ये साफ दिखाई दिया, और अब जब टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अगर इसके खिलाफ खुलकर आती है, हो सकता है कि संसद में भी ये टकराव दिखाई दे, यानी एनडीए में ही अंदरूनी फूट की भी आशंका जताई जा सकती है अगर इन हालात को देखें तो। बिल्कुल, हालात जो है वो नाजुक है, ये आप समझ लीजिए। और उसमें किश्तों में आपसे जो शुरुआत में मैंने कहा था, किश्तों में आपसे जो ईएमआई जो आप पटाते हैं ना, किसी ने घर लिया, किसी ने कार ली, किसी ने कुछ और लिया, और ईएमआई के जरिए आप अपने वो जो कर्जे हैं वो चुकाते हैं, बहुत एक ब्याज के साथ में, उसमें बहुत एक मुश्त पैसा बहुत देना पड़ता है, ब्याज दर बहुत ज़्यादा। अब तो धीरे धीरे वो उसमें भी बढ़ोतरी देखेंगे हम लोग। लेकिन उसके अलावा महंगाई बढ़ती जा रही है। भावना, हमारी सहयोगी भावना को मैं बुलाना चाहूँगा और ज़रा समझना चाहता हूँ कि महंगाई कहाँ बढ़ गई है, कहाँ बढ़ा रही हैं आप? सुना कि पेट्रोल डीजल की कीमत आपने बढ़वा दी, अब फिर कहाँ नहीं बढ़ रही है ये पूछिए। कहाँ नहीं बढ़ रही है, बता कोई ऐसी जगह नहीं है। दूध के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी कुछ समय पहले महंगी हुई थी, पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम तो 2 दिन पहले ही बढ़ाए गए थे, और अब एक बार फिर, जैसा राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था, वो चुनाव के वक्त से ही कहते आ रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ जाएगी। और 15 मई को हमने देखा भी, पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ाए गए, सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़ाए गए। उस दिन भी 15 मई को भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि अब जल्द ही अगली किस्त ली जाएगी, जो वसूली की जाएगी जनता से सरकार द्वारा, वो किस्तों में की जाएगी। और अब 48 घंटे में दूसरी बार बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में आज 1 रुपये महंगी की गई है सीएनजी, जिसके दाम अब हो गए अब 3 रुपये, मतलब 3 दिन में कुल मिला के 3 रुपये हो गए हैं। अभी तक 2 रुपये बढ़ाए गए थे। वैसे ही हो गया जैसे 3 बच्चे 3,000 रुपये, यहाँ 3 दिन 3 रुपये, कल चौथे दिन क्या 4 रुपये बढ़ने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है। 48 घंटे में अगर 3 रुपये बढ़ सकते हैं तो अगले 24 घंटे में 2 रुपये 5 रुपये और बढ़ सकते हैं। और असर क्या है? असर इसका पड़ेगा ऑटो चलाने वालों पर, कैब चलाने वालों पर, जिनके खुद के प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन पर। और जब ऐसे सड़क ऑटो और इनके किराए महंगे होंगे तो उनका असर पड़ेगा हम जैसे लोगों पर जो इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी दूध के दाम बढ़े तो हम उसके पैसे हम देंगे, हमसे वसूली की जाएगी। कैब के होंगे तो वो भी आम जनता चुकाएगी। एलपीजी महंगी होगी तो वो भी आम जनता देगी। देश में तो मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि ज़्यादा कोई पैनिक करने की बात नहीं है, अफवाहों सब चंगा सी, सब चंगा सी। लेकिन विदेश में वो खुद कह रहे हैं कि ऊर्जा संकट पर जो है वो बड़ी चुनौती बन चुकी है, इस पर ध्यान रखना होगा। और
और जैसा विपक्ष शुरू से ही कह रहा था, खासकर राहुल गांधी, और विपक्ष अब क्योंकि एक बार फिर से जब दाम बढ़ गए हैं तो ये दावे फिर से होने लगे हैं कि अब अगली किश्त और ली जा सकती है। इसमें अगर तीसरी बार बढ़ जाए तो बिल्कुल हैरान आप और हम ना हो। मतलब महंगाई और बढ़ जाए तो हैरान मत होइए, पैसे जेब में रखिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कमाई करवा दी आपकी, बस निकालते जाइए, देते जाइए, ये कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम लोग शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा नीति में भी बहुत सारी खामियां आप नजर आ रही हैं। जरा मैं प्रीति आपको बुलाना चाहता हूं, शिक्षा नीति की बात करें हम लोग, और इसलिए भी आराधना क्योंकि हम देख रहे हैं नीट का मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, और नीट के मामले में हम लोगों ने लगातार देखा है कि किस ढंग से राहुल गांधी ने अभी कल बयान दिया था, अपनी बात रखी थी। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे वहाँ से लेके अभी तक नीट का मामला और पूरी की पूरी शिक्षा नीति को किस ढंग से यहाँ ध्वस्त करने की कोशिश हुई है। कैसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि अभी से जो पुरानी सरकारें थीं उनके पास कोई शिक्षा नीति थी ही नहीं। आप बहुत सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल दूसरे ढंग से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और इसलिए ज़रा समझना चाहता हूं नीट के मामले में और उसके अलावा एनईपी के मामले में क्या कुछ खबरें हैं। जी बिल्कुल, सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला करते हुए अब क्लास 9 तक के बच्चों के लिए 3 भाषा पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी कर दिया है। उन 3 भाषाओं में 2 जो है वो नैरेटिव हिंदी लैंग्वेज, नैरेटिव इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो हम बच्चों को 3 सेव दे रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि देखो तुम्हें खाना 2 ही है, एक तुम नहीं खा सकते, यानी ओवर ईटिंग हम करवाएंगे अगर हम मतलब जेब में 3 रख रहे हैं। हाँ हाँ, बेटा जा रहे हो पढ़ने तो 3 सेब लेके जाओ, लेकिन 2 खाना है, तुम्हें खाना ही है। बिल्कुल, यही देखते हुए तो यही लग रहा है। अब अगर हम बात करें तो दक्षिण के राज्यों में इसका बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले से ही स्टालिन जो है, एमके स्टालिन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के, उसके बाद से उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन हैं, उन्होंने भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोला है और ऐसा भी कहा है कि मतलब वहाँ पे राज्य में जो है वो हिंदी भाषा थोपा जा रहा है, वहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है। 3 कंपलसरी भाषा कौन कौन से हैं? इन भाषाओं के बारे में अभी बताया नहीं गया है, बस ऐसा कहा गया है कि 2 जो भाषा हैं वो इंडियन नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ की लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए, बस ऐसा अभी। और एक हिंदी, ये साफ मतलब साफ नज़र आता है आराधना कि एक तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज, अगर बंगाल में डायलेक्ट जैसे बंगाल में है आप तो बंगाली, असम में असमिया, ये कंपलसरी करने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। दक्षिण में है तो तमिल, तेलुगु, मलयाली, ये भाषा कंपलसरी है। राजीव जी, मतलब अभी सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके तहत ये है कि 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए और एक आप फॉरेन भी चूज कर सकते हैं, यानी एक ऑप्शन तो फॉरेन का है लेकिन 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। और जिस तरह एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब ये आई थी तब से ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें खास तौर पर भाषा को लेकर विवाद छिड़ा। आप जिस तरह लैंग्वेज कंपलसरी बना रहे हो और उसमें भी हिंदी भाषा को महत्व दे रहे हो, इसे लेकर ही दक्षिणी राज्यों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि आप किसी पर भी कोई भी भाषा थोप नहीं सकते। हमने देखा भारत एक, ये 2 जो लैंग्वेज उसमें से एक हिंदी, एक हिंदी। अभी ऐसा कंपलसरी कहा नहीं गया है, लेकिन एनईपी जब आई थी तब यह कहा गया था कि हिंदी भाषा को लागू किया जाएगा और यह पूरा सर्कुलर जो जारी किया गया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ही तहत लागू किया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें से हिंदी हो सकता है कि एक आप इंग्लिश रख सकते हैं और एक हिंदी रख सकते हैं, और या फिर इंग्लिश की बजाय कोई और भाषा रख सकते हैं, लेकिन हिंदी मैंडेटरी हो सकती है। तो अभी इस पर एग्जैक्ट नहीं कहा गया है, बस ये कहा गया कि 2 भाषाएं इंडियन होनी चाहिए और एक भाषा आपकी फॉरेन हो सकती है, यह ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप एक बार फिर भाषा के तौर पर बांटने का काम कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा है भारत में बहुत विविधता है, चाहे भाषा हो गया, कल्चर हो गया, बहुत डाइवर्सिटी है। और यही वजह है कि आज भी विदेशों में भारत की चर्चा होती है, उसकी विविधता की चर्चा होती है। लेकिन इस तरह अगर आप किसी पर एक भाषा को थोपने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस विविधता को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसकी पहचान है, एक वैश्विक पहचान है। यही वजह है कि दक्षिणी राज्य ज्यादातर इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और इस बार भी अभी जब ये सर्कुलर आया है सीबीएसई का, उसके बाद इसके खिलाफ दक्षिणी राज्यों में आवाज उठ रही है। कर्नाटक के सांसद हैं, उन्होंने भी, लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये पॉलिसी आपको वापस लेनी पड़ेगी, सीबीएसई को अपना सर्कुलर वापस लेना पड़ेगा। इस तरह आप कोई भाषा नहीं थोप सकते हैं। यानी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये विवाद अभी और बढ़ने वाला है और इससे कहीं ना कहीं दक्षिणी राज्यों और केंद्र के बीच का टकराव भी और बढ़ेगा। यानी ये मुद्दा भी परिसीमन तो है ही, और ये एक और मुद्दा है, टकराव का एक और रास्ता, एक जरिया और खोला जा रहा है, ये माना जाए। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। और एक और बात मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी, 1 जुलाई से इसे ज़रूरी बना दिया गया है कि 1 जुलाई से पढ़ना ही पढ़ना है। पहले क्लास 5 तक के बच्चों तक के लिए ऐसा था कि 3 लैंग्वेज तुम पढ़ो, लेकिन अब क्लास 9 तक के बच्चों के लिए मतलब वो बच्चे अब आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक मामूली सी बात है, अगर मैं एक इन्वायरमेंट में हूँ, अगर हम एक इन्वायरमेंट में हैं तो उसमें हम वो भाषा सीख भी सकते हैं, पर आगे जाके ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। और बिल्कुल आराधना ने सही कहा कि केंद्र और राज्य में टकराव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज्य केंद्र के बीच एक टकराव, और ये टकराव भाषाई टकराव भी, ये टकराव। लेकिन इस वक्त एक बात मैं अभी आप लोगों की के सवालों को जो जवाब जो आप लोग बता रहे हैं, जो खबरें बता रही हैं, उसको सुनते सुनते मैं सोच रहा था, बात तो नीट की हो रही थी, अचानक एनईपी की बात होने लगी है ना। और मुद्दे से भटकाना मोदी सरकार से बेहतर और कौन जानेगा। मुद्दा देखिए, नीट की बात अभी तक इसलिए क्योंकि घिरी हुई है सरकार नीट पे। मैनेजमेंट कहते हैं इसको। और बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है कि आप ऐसे टाइम पे एक नया मुद्दा छोड़ दो जब आप बुरी तरह किसी और चीज में घिर गए और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार किस तरह घिरी है, उसको भी मतलब कार्रवाइयां भी चल रही, गिरफ्तारियां लगातार हमें खबरें सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसके बाद पेपर लीक रुकेगा, क्या छात्रों को न्याय मिलेगा इस बार जो लीक हुआ है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए यूपी में प्रदर्शन हुआ, बिहार में प्रदर्शन हुआ, छात्र सड़कों पर उतरे और उन्हें न्याय मिलने की बजाय लाठियां मिली। सब दुखद तो ये है कि जब वो न्याय की मांग करते हैं तो उन्हें जवाब में उनकी आवाज को दबाया जाता है। और इस बार अब जब नीट का मामला सामने आया तो सरकार बुरी तरह घिर गई, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया प्रदर्शन देखा जा रहा है और विपक्ष ने पूरे समर्थन के साथ एक मोर्चा खोल दिया है कि नहीं, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यूथ ही है जो देश का भविष्य है, और अगर यूथ का ही भविष्य उसके साथ इस तरह, अगर यूथ तो फिर क्या डंडे मार रहे हैं उनको, जिस ढंग से पटना में हमने देखा, जो तस्वीरें आई, पूरे देश भर में वैसी तस्वीरें हैं। राहुल गांधी ने इस पर कल शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। जरा राहुल गांधी के उस बाइट को ले आइए जिसमें नीट के मामले में और देश की एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पॉलिसी पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, जरा सुनिए। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए, और जो गिल्टी लोग हैं उन तो सुन रही थी आराधना, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सैक कीजिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, वो या तो वो इस्तीफा दें या उनको सैक किया जाए, उनको निकाला जाए, और जो गिल्टी लोग हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा मिले। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड यहाँ राहुल गांधी की तरफ से है। और लगातार नीट के मामले में राहुल गांधी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, और क्यों ना खोलें, क्योंकि भविष्य की बात है, युवाओं के भविष्य, जो मेहनती है, जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है उसका। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो दूसरी जगह मेहनत कर रहे हैं कि कैसे पेपर आउट हो गया, करना, और उस हिसाब से वहाँ जो 11वीं में फेल हो गया, ये 11वीं में बिल्कुल 3rd डिवीज़न आया, वो यहाँ
टॉप हो जाता है, तो ये अजीब हालत है। तो ये देश की स्थिति है दोस्तों, और ऐसी हालत में आखिर देश के अलग अलग मुद्दों को आपके सामने हम इस पिछले 1 घंटे से रखने की कोशिश कर रहे थे, और ये जानने की, समझने की कि आखिर किस दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को ले जा चुकी है, जिसमें चुनाव की बात करें, डिलिमिटेशन की बात करें, चाहे जिसमें शिक्षा नीति की बात करें, महंगाई की बात करें, जितनी बातें आप देख लीजिए, सब जगह सरकार घिरी हुई है। राहुल गांधी की भविष्यवाणियां जो लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। राहुल गांधी ने आज नहीं बल्कि आज से 10 साल पहले जो बात कही थी, वो बात आज सच साबित हो रही है और लगातार साबित होती रही है। यहां एक बात नहीं, कई सारी बातें ऐसी हैं जो सच साबित होती रही हैं। और इन सब के बीच अब आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, सोना चांदी कम खरीदिए, ना खरीदिए। चांदी पर कल इंपोर्ट, पहले जो फ्री इंपोर्ट करते थे, अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी अभी इंपोर्ट बंद है। चांदी के जो ब्रिक्स, हाँ, उसको प्रतिबंधित, अब आप ला नहीं सकती। तो ये पूरी स्थिति हो गई है। और ऐसी हालत में आखिर देश की दिशा क्या है, देश की दशा तो दिखाई दे रही है, दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये नरेंद्र मोदी जब विदेश से लौट के आएंगे तो उसका इंतजार रहेगा कि सुनेंगे। कभी रात को 8 बजे आकर नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, बताएंगे कि देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, सब चंगा सी। चलिए देखते हैं। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आराधना, और बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगी न्यूज़ रूम से जो जुड़े, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कैमरे के पीछे हमारे साथी, और पीसीआर से जो लगातार इस कान में बताते रहते हैं कि क्या क्या बोलना है, उनका भी सबका शुक्रिया। और शुक्रिया, सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों जो जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। 4 बजे दोबारा मुलाकात होगी और कुछ ब्रेकिंग लेकर, और उधर 4 बजे बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन, और आज जुड़िए ज़रूर, इसलिए जुड़िए ज़रूर कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का दिमाग फिर से फिर गया है। देखते हैं कैसे फिरा है, वो बात करेंगे हम शाम 4 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।